Dear, I hope you are good. Let's start on the topic. Dear, आज आपको क्लास 12 का यानी फर्स्ट यूनिट और चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और अगर नहीं जानते होंगे तो नो, और जानते होंगे तो यस का कमेंट करेंगे। फिर हम आज जो बताएंगे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल का पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो स्टार्टिंग है किसका, यूनिट और चैप्टर के लिए। और ये जब आप जान जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट तो ऑटोमेटिक यूनिट और चैप्टर और टॉपिक समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये रियलिटी बात बता रहा हूं, ये सच्चाई है। हर एक बुक को, हर एक सब्जेक्ट को समझने से पहले आपको उसके बारे में बेसिकली पॉइंट को जानना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज आप लोग रेडी हैं तो आज रेडी हो जाइए, अगर नहीं है तो रेडी हो जाइए, और रेडी है तो आपके लिए यहां भी रेडी है। तो आज हम क्या बताने वाले हैं, प्यार से देखिए। बायोलॉजी और साथ में चैप्टर 1 के ऊपर बात करेंगे, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम जानेंगे ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करता है और रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, रिप्रोडक्शन किस में होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये सब जानेंगे। रिप्रोडक्शन कब स्टॉप हो जाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं होने पर क्या हो सकता है, ये टोटल पॉइंट को आज हम इस क्लास में जानेंगे। तो आप लोग मेरे जो भी क्लास दिए गए हैं अभी तक ऑन जेटी एकेडमी पे, आप लोग रियलिटी में वॉच करते हैं तो कमेंट कीजिए, ताकि मुझे एक सच पता चलेगा कि सच में आप लोग मेरे भी यानी कि जो बताया जाता है उससे आप देखते हैं, समझते हैं और फिर जानने की पूरी कोशिश करते हैं, और उसको बहुत हम आसान कर सकते हैं। तो फिर हम आज बड़े क्वेश्चन की तरफ, आज सबसे पहले रिप्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, बेसिकली पॉइंट को बताएंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आज क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन चैप्टर टॉपिक पे। तो डायरेक्ट हम आते हैं और यहां से चलेंगे तो समझाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, राइट। आज दोनों आदमी समझते हैं रिप्रोडक्शन को। सबसे पहले यहां पे आइए और जानते हैं रिप्रोडक्शन को। देखिए, जब आप क्लास 12th में आएंगे तो क्या मिलेगा पता है, यस, जब आप क्लास 12th में आएंगे ना तो 12th के बायोलॉजी समझने के लिए आपको यहां ध्यान देना होगा। देख लीजिए प्यार से, बायोलॉजी लिखा हुआ है, याद रखिएगा वो है। तो यहाँ पे क्लास 12th में जब आएंगे ना तो आपको यूनिट याद रखिएगा 1, जिसे हम 1 बोलते हैं ना वो 6 बोला जाता है। तो याद रखिएगा जब क्लास 11th में आप रहे होंगे तो वहां पे कितना 1 2 3 4 5 और फिर क्या रहा होगा 5 यूनिट रहा होगा, उसमें टोटल चैप्टर रहा होगा आपको 22। क्लियर। और क्लास 12th में जाएंगे तो आपको मिलेंगे 5 यूनिट, तो उसमें भी चैप्टर कितने होंगे टोटल 16। तो क्लियर। तो यहां पे है कि मैंने इसका यूनिट कितना कर दूं, 6 या 1, तो आप लोग वहां से कमेंट कीजिए, मैं 1 कर देता हूं, ताकि क्या होगा क्लास 12th में आपको हर एक यूनिट को समझना इजी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 से लिखूंगा तो आप सोचोगे और आप बोलोगे कि 5 किधर है, 5 यूनिट, तो ऑटोमेटिक है कि आप थोड़ा सा नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यूनिट 1 कर देता हूँ, और यूनिट 1 करेंगे तो फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, तो इजिली हो जाएगा आप लोग को समझना। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे यूनिट 1 कर देते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, क्या इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए प्यार से, यहाँ पे यूनिट क्या है 1 हो गया है। 1 यूनिट में जब आएंगे क्लास 12th में तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का हिंदी क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जनन। जनन का मीन्स होता है जन्म देना, यानी जितने भी देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सब जन्म कर रहा है, यानी जन्म दे रहा है। जन्म दे रहा है इसीलिए उसका अस्तित्व है, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी नई नई संतति आ रहा है और उसका प्रजाति चलते जा रहा है। अगर वो जन्म देना जिस दिन स्टॉप कर लेगा उसका प्रजाति वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो धरती पर पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा, उसका एक भी कहीं पे वंशज या प्रजाति के जीव दिखाई नहीं देंगे। तो जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी संतति को जीवित रखने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं चलने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन हो गया। इसमें हम चैप्टर के बारे में बता देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। चैप्टर इसमें कितने आएंगे, 4 चैप्टर आएंगे। तो 1 यूनिट रिप्रोडक्शन में कितने चैप्टर, 4 चैप्टर। कौन चैप्टर आएंगे, तो 1 चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी लिखा रहेगा ऑर्गेनिज्म तो समझ जाएगा क्या, जीवों में जनन। और सेकंड चैप्टर कौन आ जाएगा, तो याद रखिएगा सेकंड चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, रिप्रोडक्शन इन क्या, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लियर हो गया। तो जो पुष्पीय पौधे होते हैं ना, उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से, लैंगिक जनन देखिए, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होते हैं, ये सबको डीप और डिटेल में जानेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आएंगे, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में आएंगे तब जानेंगे। अभी थर्ड चैप्टर में चलते हैं, जब थ्री चैप्टर में आएंगे तो यहां पे समझते हैं, रुक जाइए, थ्री चैप्टर, अरे थ्री चैप्टर में आते हैं, थ्री चैप्टर में आएंगे तो क्या रहेगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब यहां पे आके समझते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, ये मानव में जनन होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस में होता है, मानव में, यानी मानव में जनन कैसे होता है ये सबको जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर जब फोर्थ चैप्टर में जाएंगे ना तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लियर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। इसमें जानेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव जनन स्वास्थ्य, तो ये जनन स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे कि स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट है, तो या रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब हेल्थ जरूरी है कितना रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसमें जानेंगे जनन स्वास्थ्य मतलब जनन कब इंपॉर्टेंट रहेगा और जनन कब सही से हो पाएगा, हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है जनन के लिए, ये सब जानेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जिसमें क्या है, जनन स्वास्थ्य, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और आज किसके बारे में बताएंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, हम किस पे बात करें, रिप्रोडक्शन, और फिर किस पे, हाँ रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पे। तो फर्स्ट चैप्टर ले ले और बढ़ते हैं आगे की तरफ और फर्स्ट चैप्टर लेते हैं और फिर जानते हैं कि क्या क्या जानेंगे आज। अब देखिए यहां पे यूनिट के नेम लिख देते हैं। अब यहां पे यूनिट के नेम क्या है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है। तो यहां पे क्या करते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। चलिए रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोडक्शन, हर एक चीज का इंट्रोडक्शन होता है, बिना इंट्रोडक्शन का कोई भी टूल को या कोई भी प्रोसेस को या कोई भी सिस्टम को समझना इम्पॉसिबल है। तो हर एक सिस्टम या प्रोसेस को समझने के लिए इंट्रोडक्शन उसका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है ताकि हम उस, जैसे ये पेन है तो इसका भी क्या है, इंट्रोडक्शन हो रखा है तब मेरे पास है और इसको हम यूज सही से कर पाते हैं। अगर मुझे इंट्रोडक्शन नहीं पता रहेगा इस पेन का तो हम इसे सही से यूज नहीं कर पाएंगे, या माइक हो या एनीथिंग, कुछ भी, सबका इंट्रोडक्शन हमें कुछ ना कुछ पता होता है, फिर हम उस चीज को सही से यूज कर पाते हैं। यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन किसके बारे में, रिप्रोडक्शन। सबसे पहले ये जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या है और ये क्यों होना जरूरी है, राइट है। आप लोग के माइंड में यही आ रहा होगा कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये जानिए, री मतलब होता है बार बार होता है, क्या होता है, बार बार होता है। अब प्रोडक्शन मतलब ये समझ लिया, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, उत्पादन करना। यानी कि जब आप बीज को मिट्टी में डालते हैं तो वो भी क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है, प्रोड्यूस करके देता है। जैसे बुफालो काउ मिल्क को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, आपको मिल्क वहां से मिलते रहता है हमेशा। कोई फैक्ट्री है, प्लांट है, तो वहां से क्या होता है, आपको लगातार वहां से प्रोड्यूस होते रहता है, उत्पादन होते रहता है। तो खेतों के द्वारा भी उत्पादन का क्रिया होता है और फिर जीवों के द्वारा भी उत्पादन का क्रिया होता है और फैक्ट्रियों के द्वारा भी उत्पादन का क्रिया होता है। प्रोसेस सिर्फ ये है कि ये लिविंग है, इसलिए इसमें रिप्रोडक्शन बोला गया। और वो क्या है कि वो थोड़ा सा ये नॉन लिविंग में आ जाता है, इसलिए उसको हम प्लांट बोलते हैं और उसमें सिर्फ प्रोडक्शन का वर्ड यूज होता है। जैसे आपको भी पूछे जाते होंगे कि बताओ कैसा चल रहा है उत्पादन, खेतों में फसल का उत्पादन कैसा रहा। जैसे गेहूं का उत्पादन इस साल कैसा रहा, मक्का का उत्पादन इस साल कैसा रहा, चावल का मतलब धान का उत्पादन इस साल कैसा रहा। तो वहां पे सिर्फ प्रोडक्शन का हम यूज कर लेते हैं, री छोड़ देते हैं।
लेकिन यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमको भी रिप्रोडक्शन करना है, हमारे बच्चे को भी रिप्रोडक्शन करना है, फिर उसके भी बच्चे को रिप्रोडक्शन करना है, जितने आएंगे उस सबको रिप्रोडक्शन करना है। आपके गर्लफ्रेंड को भी रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, आपके गर्लफ्रेंड के जो होंगे डॉक्टर उसको भी रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी जो भी जैसे जैसे आते जाएगा सब रिप्रोडक्शन करते जाएगा। तो ये मतलब ये बार बार साइकिल की तरह चल रहा है। जब साइकिल की तरह चले तो उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, इसे री वर्ड यहाँ पे यूज हो गया है। अब हमें क्या बताना है आपको, अब देखना यह है कि क्या रिप्रोडक्शन किस में होता है। देखिए रिप्रोडक्शन हमेशा होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में। किस में होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। अब ये क्या प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होता है। अब यहाँ पे बात है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड समझना, तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि किसी, आप मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है, उसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि कोई फॉल्ट, मतलब किसी कोई भी ऑर्गन का फॉल्ट के कारण वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ ऑर्गन फॉल्टेड है, बल्कि वो भी एक रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में है। लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं बच्चे जन्म ले रहे हैं या बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें यह नहीं कि रिप्रोडक्शन से वो बाहर है, वो भी रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन कुछ फॉल्ट है जिसे ठीक करना पड़ेगा, इसीलिए ध्यान रखना है। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने में है, जितने भी है, सब में रिप्रोडक्शन होगा। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि रिप्रोडक्शन आप अगर शॉर्ट में समझेंगे तो चूहा से लेके और हाथी तक रिप्रोडक्शन करता है, हाथी से लेके मनुष्य तक रिप्रोडक्शन करता है, मानव तक, और मानव से लेके पेड़ पौधा तक रिप्रोडक्शन करता है, और पेड़ पौधा से लेके घास, साग सब्जी सब रिप्रोडक्शन करता है। इसीलिए हम सब्जी खाते हैं, इसीलिए देखिए। और रिप्रोडक्शन, आप लोग जो मिठाई खाते हैं, मिठाई कहां से आता है? ये स्वीट जो आप खाते हैं ये कहां से आता है? मान लीजिए 1 मिनट के लिए बुफेलो और प्लस काउ ये दोनों अगर मिल्क देना बंद कर दे तो क्या होगा कि आपको मिठाई जो होटल में आप बाय करते हैं, खरीदते हैं, क्या खरीद पाएंगे? क्या आपको मिठाई मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ये सब पॉसिबल कैसे है? सब पॉसिबल है रिप्रोडक्शन के कारण। किसके कारण पॉसिबल है? रिप्रोडक्शन के कारण। क्योंकि रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है? बुफेलो में हो रहा है, काउ में हो रहा है। जब काउ में और बुफेलो में रिप्रोडक्शन का क्रिया होगा तो वो क्या करेगा? मिल्क आउट करेगा ही। मिल्क को हम अनेक टाइप के आइटम बना सकते हैं और उसे हम अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए रिप्रोडक्शन से ही पॉसिबल है। आप देखिए ना, गेहूं चावल जो भी खाते हैं सब भी क्या है? एक रिप्रोडक्शन है, रिप्रोड्यूस हो रहा है। मक्का क्या है? वो भी रिप्रोडक्शन कर रहा है। गेहूं का प्लांट भी रिप्रोडक्शन कर रहा है। जितने भी मैंगो प्लांट, लीची प्लांट, जो प्लांट आपके माइंड में आ रहा है सब रिप्रोडक्शन कर रहा है। तब हम खा रहे हैं और अच्छा लग रहा है। कोई भी आप बेबी को, जैसे मान लीजिए किसको बेबी ले लीजिए, किसका बेबी? मतलब पेट डॉग का बेबी ले लीजिए, पेट डॉग। इसका बेबी जो आप रख के खिलाते रहते हैं हमेशा, बहुत स्मार्ट है, पैरोट ले लेते हैं, ये सब कहाँ है? रिप्रोडक्शन है। क्या है? रिप्रोडक्शन है, जिसके कारण इतने सुंदर सुंदर बेबी आपको देखने को मिलता रहता है। बात को समझ रहे हैं? अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इतने सुंदर सुंदर पेट डॉग, इतने सुंदर सुंदर आपको प्लांट्स। अब जो जैसे मान लीजिए फ्लावर आप देखते हैं, ये फ्लावर कैसे पॉसिबल है? ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसीलिए फ्लावर आप एक दूसरे को आई लव यू करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट, एक लॉजिकल बात यहाँ पर आता है। क्या आता है? आप जब किसी को प्रपोज करते हैं, किसी भी, देखिए गर्लफ्रेंड को, तो आप क्या देते हैं? एक फ्लावर देते हैं, रोज फ्लावर देते हैं, राइट? रोज जब फ्लावर देते हैं तो थोड़ा सा आप अपना माइंड का यूज कीजिए। क्या वो रोज फ्लावर कैसे आ सकता है? इतना क्या खुशबू देते हुए और एकदम क्या समझ सकते हैं? कलर कितना बेस्ट कलर रहता है। फिर उसे हम प्यार से जाकर देखते हैं, आई लव यू जानू, आई लव यू, हमेशा ध्यान रखना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा गुलाब के फूल से हम उसे विश्वास दिला देते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन क्या आप थोड़ा वहां पे दिमाग लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फ्लावर जो है ना किसी फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कारण फ्लावर आया है। वो फ्लावर देके आप अगला को, उस गर्ल को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको भी रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। जितने भी गर्ल होते हैं, गर्ल्स जितने भी है, गर्ल बोलिए गर्ल्स बोलिए, ज्यादा रहेगा तो गर्ल्स बोलना सही रहेगा। एक आपकी गर्लफ्रेंड होंगी तो गर्ले बोलना पड़ेगा। अब गर्ल्स जितनी भी हैं
उनको ये समझना चाहिए कि कोई भी लड़का अगर हमें आई लव यू कर रहा है और गुलाब का फूल दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको खुश होना चाहिए, बल्कि उसको ये समझना चाहिए कि गुलाब के फूल दे के मुझे ये समझा रहा है कि तुमको भी मेरे साथ तो रहना होगा, लेकिन रिप्रोडक्शन करने में पीछे नहीं हटना होगा, रिप्रोडक्शन तुम भी करना। इसलिए गुलाब के फूल दिया जाता है। ये भी एक संकेत करता है कि जैसे ये गुलाब के फूल जैसे आया है रिप्रोडक्शन के बाद, उसी तरह रिप्रोडक्शन तुम भी करना। और गुलाब के फूल बीच में नहीं तो हम वहां पे लोहा भी डाल सकते हैं, कि पेन भी डाल सकते हैं, आई लव यू जानू, मैं तुमसे इस पेन से मैं महान बना था, तुम भी पेन ले लो महान बन जाना। ऐसा कभी देखिए? कितना भी कोई भी कितना भी महान हो जाए, फ्लावर का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये सिंपल रिप्रोडक्शन को वहां पे एक प्रचार किया जा रहा है, रिप्रोडक्शन को एक इंडिकेट किया जा रहा है कि आपको भी मेरे साथ जब आएंगे तो आप भी ऐसे ऐसे फूल जैसे बच्चे पैदा करेंगे। और हम में वो जो जितने भी गर्ल्स होते हैं या जो भी बॉय होते हैं, उनको लगता है क्या वाह फूल है, मारो और खींचो और एकदम सुगंध से मजे लेते रहो। लेकिन रियलिटी क्या है? आप आपकी लाइफ में जब मान लीजिए किसी से आपको अगर प्यार हो जाएगा तो क्या लग रहा है? प्यार हो जाने के बाद क्या लग रहा है? क्या वो गर्ल जब बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे तो क्या आप उसे प्यार करते रहेंगे? मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा। आप प्यार करना धीरे धीरे डाउन कर देंगे, आप में टेंशन बढ़ने लगेगा, समझ रहे हैं ना? आप में टेंशन इरिटेशन आने लगेगा कि ये क्या हो गया देवा, हमने किसके लिए लव किए थे और जिस चीज के लिए या जिस के लिए लव किए थे वो तो मिला ही नहीं। लव बर्ड्स, बात को समझ रहे हैं ना? बहुत तरह के वर्ड को डाल दिया जाता है। फिर आप में इरिटेशन आने लगेगा, आप फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। किस लिए? इसलिए फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे क्योंकि आपको लव बर्ड्स मिल ही नहीं रहा है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन के ही कारण लव भी सक्सेस होता है। लव तो एक मान लीजिए पहले इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले लव होने का रीजन है कि उसको पता है कि लव कहां पे जाके अंत होगा। लव जितने भी लव करने वाले सबको पता है कि लव कहां पे अंत होगा। कहां पे अंत होगा? रिप्रोडक्शन पे जाके अंत होगा। और रिप्रोडक्शन अगर नहीं हुआ तो लव फिर क्या होने लगेगा? ब्रेकअप में बदलने लगेगा। हर एक जीव का जितने देखिए एनिमल में क्या होता है, यही गुलाब का फूल और थोड़ा सा गुलदस्ता या वो ये टूरिंग वगैरह नहीं किया जाता, उसमें डायरेक्ट सेंटर पे काम किया जाता है। वो टाइम बनता है, काम हुआ, बात खत्म है। लेकिन जो ह्यूमन एक ऐसा प्रजाति के जीव है जिसमें थोड़ा सा नहीं ज्यादा बातों को बतंगर बना दिया जाता है, फिर वो समझता है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये लव होना, प्यार होना, ये सब क्या है? ये सब एक तो रिप्रोडक्शन तक पहुंचने का एक क्या है? तरीका है, और कुछ भी नहीं होता है। जिसमें अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन, आप सोचो ना कि कोई वस्तु से आपको लव उतना क्यों नहीं हो पाता है जितना किसी गर्ल से हो रहा है। इसलिए हो रहा है, और कोई गर्ल को बॉय से इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि कहां जाना है, कहां पे जाके रुकना है, फिर हमें एक दुनिया बनाना है। तो रिप्रोडक्शन पे आके ही रुकना होता है। हर लव, देखिए लाइफ में लव आता है और लव कहां जाके रुक जाता है? रिप्रोडक्शन पे जाके रुक जाता है। ये माइंड में हमेशा सेट रखिएगा। तो देखिए रिप्रोडक्शन, अब हम बताते हैं इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या? यस, देखिए इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन का महत्व आप समझाते हैं आपको, राइट? देखिए रिप्रोडक्शन का महत्व 4 ऐसे पॉइंट है जो आप अपने माइंड में रखिएगा। रिप्रोडक्शन का महत्व कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पॉइंट आता है कि जीव, जितने भी जीव है, रिप्रोडक्शन क्या करता है? एक मिनट, प्रजाति को क्या करता है? बनाए रखता है, या समझ लीजिए विलुप्त होने से बचाता है। रिप्रोडक्शन क्या करता है? किसी भी जीव के प्रजाति को विलुप्त होने से बचाता है। फर्स्ट रिप्रोडक्शन के इंपोर्टेंस यही है कि किसी भी जीव के प्रजाति को विलुप्त होने से बचाता है। सेकंड क्या होगा? जीव के संख्या में वृद्धि कराएगा, जिसको आप बोल सकते हैं ग्रोथ करा सकता है। संख्या में वृद्धि कराएगा। रिप्रोडक्शन से क्या होगा? आपके फैमिली बन जाएंगे, फैमिली से फिर आप
आपके एक गांव बन जाएगा, गांव से फिर एक शहर बन जाएगा, शहर से फिर एक राज्य हो जाएगा। ये सब रिप्रोडक्शन ही के कारण हुआ है। रिप्रोडक्शन से ये होगा, किसी भी जीवों की संख्या में वृद्धि हो रहा है, या पेड़ हो, जानवर हो, या ह्यूमन हो, या किसी भी प्रजाति के जीव हो, अगर उसके संख्या में वृद्धि हो रहा है तो वहां पे रिप्रोडक्शन काम कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या आता है, लाइफ स्पेन बनाए रखता है, प्रजाति को बनाए रखता है, विलुप्त होने से बचाता है, जीव की संख्या में वृद्धि करता है, लाइफ स्पेन बनाए रखता है। और फिर 4 नंबर में क्या आता है, तो याद रखना है क्या चीज आता है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पे प्रजाति बनाए रखना, जीव की संख्या का वृद्धि और लाइफ स्पेन को बनाए रखता है। और फिर साथ में क्या है, याद रखेगा, नई जीव को उत्पन्न करता है। जितने भी नई संतान देख रहे हैं, संतान जब भी आप बोलते हैं कि हम जा रहे हैं छठी में, ये सब क्या है, रिप्रोडक्शन का ही तो क्या है, प्रतिफल है। रिप्रोडक्शन का ही तो फल मिला, जिसे हम बर्थडे या छठी के नाम से, बर्थडे नहीं छठी के नाम से जाने जाते हैं। तो नई जीव के संतान नई जीव को उत्पन्न करता है, नई जीव को उत्पन्न करता है, नई जीव के संतान को उत्पन्न करता है। तो ये सब किसके कारण, रिप्रोडक्शन के कारण होता है। 4 पॉइंट रिप्रोडक्शन से होता है, प्रजाति को विलुप्त होने से बचाता है, जीव की संख्या में वृद्धि करता है, लाइफ स्पेन बनाए रखता है, और नई संतान का उत्पत्ति करता है। रिप्रोडक्शन का ये इंपॉर्टेंस है। अगर और जानेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, बोलेंगे कि डिफिनीशन क्या हो सकता है, तो नॉर्मल डिफिनीशन है रिप्रोडक्शन का। नॉर्मल क्या है डिफिनीशन, जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा नंबर के बेस पे लिखना है तब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन वह विधि है जिसमें जीव अपने जैसे संतान को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने में मदद करते हैं। जीवित इधर से होता है, लेकिन स्पेस के कारण ऐसा कर दिया हूं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जीवित, ठीक है। देखिए रिप्रोडक्शन क्या है, जन्म देना। रिप्रोडक्शन वह विधि है जिसमें जीव अपने जैसे संतान को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने में मदद करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप बोलेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं, तो जितने भी जीव होंगे ना, रिप्रोडक्शन के 2 ही टाइप होते हैं, और 2 ही टाइप से सभी जीव रिप्रोडक्शन का काम कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट क्या आएगा रिप्रोडक्शन का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, कुछ ऐसे जीव है जो बिना बॉय के मतलब बॉयफ्रेंड, मतलब उसमें मेल की आवश्यकता नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक मेल फीमेल एक ही बॉडी में होता है, और वो बच्चा पैदा करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, यानी बच्चा पैदा करता है, यानी नई संतान बना लेता है बिना मेल फीमेल के प्रेजेंट के। क्यों, क्योंकि एक ही बॉडी में मेल फीमेल प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए। और सेकेंड जो आता है उस विधि का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, याद रखेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या करता है, उसके लिए जिसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिस में भाग लेते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन का क्रिया कर पाते हैं। आप प्रपोज कर रहे हैं, जहां लड़का लड़की की बात हो या कोई भी जीव हो, जैसे मान लीजिए कि गॉट हो, गॉट में आप समझ सकते हैं, इधर हो गया क्या, मान लीजिए ये हो गया, क्या हो गया, ये गॉट हो गया ना। आप लोग प्यार से देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, गॉट। इधर हो गया गॉट, और फिर इसका मेल हो गया ये। अब देखिए गॉट का मेल और फीमेल जब भाग लेगा तब जाके क्या होगा, एक नया बेबी आएगा इसका,
ठीक है, गॉट का आ गया, तो इसमें मेल फीमेल हुआ, तो इसका भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ होगा। फिर जब बुफैलो में आएंगे तो बुफैलो में भी वही प्रोसेस है, इधर की अगर फीमेल है तो फिर मेल बुफैलो को लाना होगा, राइट। और मेल और फीमेल दोनों, जब दोनों ये मेल और फीमेल बुफैलो आपस में मिलेंगे तो फिर तीसरा बुफैलो आ जाएंगे, तो याद रखिएगा तीसरा फिर बेबी आएगा। तो इसमें भी क्या है, मेल फीमेल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इसमें भी है, मतलब एनिमल में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो रहा है। सिर्फ ये है कि सब अपने अपने कैटेगरी के अनुसार प्रोपोजिंग का क्रिया करते हैं, प्रोपोजिंग का अपने अपने स्टाइल में प्रपोज करते हैं अपने अपने गर्लफ्रेंड को। क्लियर है? आपके पास हैंड है तो आप करते हैं, उसके पास हैंड नहीं है तो वो अपने थूथना के द्वारा या किसी और इंडिकेट के द्वारा करता होगा। क्लियर है? जो आप लोग को एकदम विलेज में देखने को ये सब मिलता होगा, इजीली है ये सब देखना। तो यहां तक आ जाता है क्या, रिप्रोडक्शन किस में आ जाता है, ये रिप्रोडक्शन का ये सब पॉइंट हुआ। ये प्लांट में भी होते हैं, जैसे में डेट प्लांट, खजूर का प्लांट, तार के प्लांट, मैंगो प्लांट, ये सब में यही दो विधि के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जो करते हैं उसके बारे में बताएंगे, तो फिर आपको और इजी हो जाएगा रिप्रोडक्शन समझना। फिलहाल में मुझे लग रहा है कि यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और क्यों होना चाहिए, और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है। ये नुकसान भी समझ गए और क्या बेनिफिट भी समझ गए रिप्रोडक्शन का, कि रिप्रोडक्शन अगर होता है तो बेनिफिट ये है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो बेनिफिट ये है। क्लियर? चलते हैं आप क्या बता दें आपको, अब हम बता देते हैं कि रिप्रोडक्शन में जब आप आएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्शन में जब आएंगे तो याद रखिएगा सभी जीवधारी में नए संतान के पैदा करने की क्षमता को ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये क्लियर हो गया? और ध्यान देना है कि जब भी अगर रिप्रोडक्शन का क्षमता होगा तो एक नया प्लांट होगा, एक नया प्राणी आएगा, रिप्रोडक्शन के कारण ही होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में आपको क्या बताएंगे, रिप्रोडक्शन में जो बताने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भारत के उन साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिन साइंटिस्ट के फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद ही रिप्रोडक्शन समझना और इजी हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम रिप्रोडक्शन के बारे में जान गए, क्या है, क्यों होता है, नहीं होता है, महत्व भी जान गए। अब हम साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। साइंटिस्ट, ये इंडियन साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट है, ध्यान रखिएगा ये इंडियन साइंटिस्ट। अब हम रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट कर ही लिए हैं तो ये भी जान लेंगे कि आखिर भारत के कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो रियलिटी में ज्यादा केयर किए रिप्रोडक्शन पे, राइट? यस। तो साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, उनका नाम था, उनके बारे में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, आप लोग क्लियर जान जाएंगे। उनका नाम था पंचानन महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी। क्लियर? ये पंचानन महेश्वरी जी है ना, इंडियन क्या साइंटिस्ट है। रिप्रोडक्शन के आगे जाने से पहले पंचानन साइंटिस्ट के बारे में जान लेंगे, उनका क्या योगदान रहा है, रोल रहा है इस रिप्रोडक्शन के क्षेत्र में। ये जान के फिर हम आएंगे टॉपिक के बारे में, टॉपिक लिखाएंगे, उसके बाद रिप्रोडक्शन समझाएंगे। तो हमने यूनिट के बारे में एक्सप्लेन किया जिसमें रिप्रोडक्शन के बेसिकली पॉइंट को क्लियर कर दिया। अब साइंटिस्ट, तो पंचानन महेश्वरी के बारे में सबसे पहले बर्थ जान लेते हैं। इनका बर्थ कब हुआ था, याद रखिएगा, नवंबर कब हुआ था, 1904 में। और इनका डेथ की जब भी बात किया जाए, डेथ कब हुआ था, तो 1966 में। क्लियर हो गया? जब भी बात किया जाए कि ये पंचानन महेश्वरी क्या थे, तो एक बोटनिस्ट थे, एक बोटनिस्ट थे, मतलब वनस्पति के क्षेत्र में इनका बहुत ही ज्यादा योगदान था। थोड़ा इनका कॉलेज लाइफ देख लेते हैं। तो महेश्वरी जी जो है, महेश्वरी जी 27 में एमएससी कंप्लीट कर लिए थे और 1931 में पीएचडी कंप्लीट कर लिए थे, जिसको हम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते हैं, और साइंस ऑफ क्या, मास्टर ऑफ साइंस हो गया, मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हो गया। क्लियर? देखिए साइंस में मास्टर भी कर रखे थे और इधर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी 1931 में। अगर यहां पे पंचानन जी के और आगे बात करें तो याद रखिएगा, पंचानन जी थे ना,
वो 1930 में आगरा के कॉलेज में किस पे गए थे? आगरा के कॉलेज में, याद रखिएगा, बोटनी के पद पर गए थे। आगरा के कॉलेज में बोटनी के पद पर गए थे। आगरा के कॉलेज में जाने के बाद ही इन्होंने अनेकों यूनिवर्सिटी में गए। यहीं से इनको अनेकों यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला। तो ये पॉइंट को समझने के लिए इजी में ऐसे समझिए कि पंचानन जी को एक आगरा के जो कॉलेज था वो लाइफ चेंजिंग कॉलेज था। आगरा के कॉलेज के बाद उनको अनेकों यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, अपने टैलेंट को रिव्यू करने का मौका मिला, अपने टैलेंट को शो करने का मौका मिला। अब बात कर लेते हैं कि इनको 1949 में, याद रखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पे गए थे। प्रोफेसर के पद पे गए थे किसमें? 1949 में दिल्ली के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पे गए थे और उस बोटनी विभाग के विभागाध्यक्ष भी बने। बोटनी के क्षेत्र में एक बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट में इनका किस पे रिसर्च कर रहे थे? तो एम्ब्रायो पर कर रहे थे। आगे चल के उनको बोला गया बोटनिस्ट एम्ब्रायोलॉजिस्ट। इनका बुक भी आया है, जो बुक का नाम क्या है वो बता देता हूं। इनका बुक का नाम ये रहा, एन इंट्रोडक्शन टू द embryology of angiosperm इसको समझ, यहां पे बुक के नाम लिख देते हैं, क्लियर? बुक के नाम यहां पे रहेगा, एन इंट्रोडक्शन टू द embryology of angiosperm। ये जो बुक है ना, इस बुक में पंचानन महेश्वरी जी ने अपने जितने भी मतलब बोटनी के क्षेत्र में जो रिसर्च किए, एम्ब्रायो पर जो भी रिसर्च किए, वो एम्ब्रायो के बारे में फुल डिटेल में ये बुक में अपना एक्सप्लेन करके गए हुए हैं। यानी कि प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करता है, प्लांट में एम्ब्रायो का क्या रोल है, एम्ब्रायो कब बनता है नहीं बनता है, उस सब पे काफी डीप में रिसर्च की है प्लांट के ऊपर। कौन की है? तो पंचानन महेश्वरी जी ने। बात अगर किया जाए पंचानन महेश्वरी जी के बारे में तो थोड़ा और जानते हैं। इनको 1965 में, जानते हैं, लंदन जो है रॉयल सोसाइटी के द्वारा क्या मिला था? फेलो रॉयल सोसाइटी के द्वारा क्या मिला था पता है? पंचानन महेश्वरी जी को ये मिला था, FRCS मिला था। इसका मीन्स क्या होता है? फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन। इसका डिफिनीशन यहां पे लिखते हैं, सॉरी फुल फॉर्म लिखते हैं, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। कहां पे लिख रहे? यहां पे लिखते हैं, रुक जाए। जब भी अगर एफ लिखा रहेगा तो याद रखिएगा, फेलो हो गया, फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज, और क्या याद रखिएगा, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन, ये होता है FRCS। आप ये जानते होंगे FRS क्या होता है? जब कोई ज्यादा रिसर्च करते हैं किसी भी फील्ड में
साइंस में यानी जूलॉजी में या बॉटनी में ज्यादा रिसर्च करते हैं और उनका बहुत ही एक न्यू इन्वेंशन करते हैं या डिस्कवरेट करते हैं कुछ भी न्यू, तो उनको FRS दिया जाता है। इसका मीन्स होता है फेलोशिप रॉयल सोसाइटी, फेलोशिप रॉयल सोसाइटी। ये दिया जाता है एक ऐसा लाइफ जहां पे गवर्नमेंट के द्वारा पूरा हर एक चीज प्रोवाइड किए जाते हैं। रॉयल सोसाइटी मिलता है जहां पे सिर्फ साइंटिस्ट लोग ही रहते हैं, मतलब उसी IQ माइंड के लोग रहते हैं। एक हाई IQ माइंड के लोग जहां रहते हैं उसको हम रॉयल सोसाइटी कहते हैं। तो जब आप रिसर्च करेंगे बेहतर नया, तब आपको इस तरह के अवार्ड मिलता है, फेलोशिप रॉयल सोसाइटी। क्लियर है? इसी टाइप से इनको शायद ये नहीं मिलके ये मिला होगा लंदन के द्वारा। फिर इंडियन साइंस एकेडमी के द्वारा बहुत अवार्ड मिला था। किनको? पंचानन महेश्वरी जी को। इन्होंने बहुत ही योगदान दिए बोटनिस्ट, मतलब बोटनी में और एम्ब्रॉय पर काफी रिसर्च किए। इन्हीं के द्वारा बुक ये दिया गया है, एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। उसमें आप जाके देख सकते हैं, काफी रिसर्च है। तब पंचानन महेश्वरी जी का ये जीवन रहा, ये उनका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन रहा, जो उनका योगदान रहा, रोल रहा, और फिर इस तरह से आगरा कॉलेज से उनका टर्निंग पॉइंट है। फिर बाद में अनेकों ऐसे यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन इनका जब डेथ हुआ था ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पद पर ही आसीन थे, मतलब पद पे प्रेजेंट थे, तब उनका डेथ हुआ था। 1966 में डेथ हो गया था। तो आप लोग आज जाने पंचानन महेश्वरी जी के बारे में। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर डीप और डिटेल में जानेंगे और लाइफ स्पेन के बारे में जानेंगे। इन्होंने लाइफ स्पेन भी मतलब दिए, रिसर्च किए कि जैसे तितली हो, प्लांट हो, जैसे पड्डी प्लांट हो, बीट प्लांट हो, गेहूं प्लांट हो, मक्का प्लांट हो, ये सब कितना इसका जीवन अवधि क्या है, इस सब पे काफी इनका रिसर्च रहा, योगदान रहा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पूरा पिक्चर के साथ आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो आज कैसा आप लोग क्या क्या सीखे आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। तो कैसा रहा आज का क्लास जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।